Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 2nd July 2021 and we are going to discuss the important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationias.org, as well as you can also download daily MCQ and Vishleshan from our website by clicking this link below. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram and Telegram channel for other study materials and notes. Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC as well as other state PCS examinations. So if you are preparing for UPSC or other state PCS, then you can enroll in our online come offline foundation batches, where you will be getting the highly interactive classes of India's top UPSC educators. And this program has a unique features in which you have options to shift it from the online to offline format. So whenever the situations permits, you can even shift your online classes to the offline batches. For more information, you can call in this given number, or you can also register in our website. Inspiration IAS has started its online mock test series for UPSC and other state PCS examinations. So if you are preparing for this year prelims examinations 2021, then you can enroll in our mock test series. This mock test series will be available both in online as well as offline format. So for more information, you can call in this given number, or even you can register in our website www.inspirationias.org. So let's start our today's daily news analysis. आज का हमारा पहला न्यूज है, रिसेंटली 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशंस नेवल सिंपोजियम्स कंप्लीट हुआ है। तो समझते हैं ये नेवल सिंपोजियम आखिर है क्या। देखिए, अगर नेवल सिंपोजियम्स के बारे में बात किया जाए तो नेवल सिंपोजियम्स इज बेसिकली ए इंडियन नेवी इनिशिएटिव्स, और रिसेंटली इसको 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम इसको इज बेसिकली बीइंग होस्टेड बाय द फ्रेंच नेवी एट द रीयूनियन आइलैंड। तो इस 7वें नेवल सिंपोजियम्स को फ्रेंच नेवी ने कंक्लूड किया है, और ये रीयूनियन आइलैंड के पास। और बेसिकली ये जो 7th ये जो ओशियन नेवल सिंपोजियम जो है वो बेसिकली एक बाइएनियल इवेंट्स है, और इसको इंडियन नेवी ने कंसीव किया था 2008 में। अगर बात किया जाए IONS के बारे में, तो ये एक तरह का एक वॉलंटरी एंड इंक्लूसिव इनिशिएटिव्स है जो करीब लाता है वैसे सारे कंट्रीज को जो इंडियन ओशियंस के अगल बगल रहते हैं, या आप इस रीजन्स में या उनके बाउंड्रीज या एरियाज वगैरह लगते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह का एक कोऑपरेशंस है, या आप कह सकते हैं एक मैरीटाइम कोऑपरेशंस है टू इनहेंस रीजनल सिक्योरिटी विद इन द इंडियन ओशन रीजन। It also serves to develop an effective response mechanisms and humanitarian assistance and disaster relief against natural disasters. अगर इस रीजन में अगर कुछ नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह आते हैं तो उसमें एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा by implementing this Indian Naval Symposiums. इसके जो चेयरमैन है हैज बीन हेल्ड बाय इंडिया 2008 से लेकर 2010 तक इंडिया ने रखा था इसका चेयरमैनशिप। यूएई ने 2010 से लेकर 2012 तक रखा था, जबकि साउथ अफ्रीका के पास 2012 से 14 तक था, और ऑस्ट्रेलिया 2014 से 16, और बांग्लादेश जैसे कि 2016 से 18, और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान 2018 से 21 तक था। और इसकी मेंबरशिप की बात किया जाए तो इसमें लगभग 24 मेंबर नेशंस हैं, और जिनकी बाउंड्री या बॉर्डर सम वे और अदर इंडियन ओशन में मिलती है, एंड 8 ऑब्जर्वर नेशंस है इसमें। दूसरी अगर बात किया जाए तो मेंबर हैव बीन जियोग्राफिकली ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग 4 सब रीजन्स। इस इंडियन नेवल सिंपोजियम्स, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम्स को अगर देखा जाए तो 4 सब ग्रुप्स में कंट्रीज को डिवाइड किया गया है सहूलियत के लिए। जैसे कि अगर बात किया जाए साउथ एशियन लिटोरल, वैसे वेस्ट एशियन लिटोरल, ईस्ट अफ्रीकन लिटोरल्स एंड साउथ ईस्ट एशियन एंड ऑस्ट्रेलियन लिटोरल। तो 4 रीजन पड़ते हैं, और चारों रीजन्स में कुछ कंट्रीज के ब्लॉक को बनाए गए हैं। जैसे कि अगर साउथ एशियन लिटोरल्स के बारे में बात किया जाए तो इसमें कंट्रीज आते हैं बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, सेशल, श्रीलंका एंड यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की जो टेरिटरी लगती है आपके ब्रिटिश इंडियन ओशन रीजन्स में। वेस्ट एशियन लिटोरल के बारे में बात किया है तो मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज आते हैं जैसे कि ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई।
उसी तरह से ईस्ट अफ्रीकन लिटरल्स के बारे में बात किया जाए तो यस ऑब्वियस सी बात है, फ्रांस आता है जिसका फ्रांस का रियूनियन आइलैंड है, केनिया, मॉरिशियस, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका एंड तंजानिया। और साउथ ईस्ट एशियंस के एंड ऑस्ट्रेलियन लिटरल्स के बारे में बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया के संग संग इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड एंड तिमोर लेसोथो। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड हैं, विच हैज बीन डिवाइडेड इनटू द इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम ग्रुप्स। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, इसका सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया के बारे में तो इंडिया इस इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम्स के थ्रू अपने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स फुलफिल करना चाहता है जो इंडिया के कुछ एम्बिशंस हैं। कहा यह जाता है IONS फिट्स इनटू इंडियाज 3-fold एम्बिशंस इन द रीजन। जैसे कि अगर बात किया जाए, पहला जो है ये स्ट्रेंथनिंग एंड डीपनिंग द रिलेशंस विद द इंडियन ओशंस। दूसरा, लिटरल स्टेट्स जो है इंडियन ओशंस के अगल बगल, उसमें कुछ अपने रिलेशनशिप्स को डिपेंड करना सो दैट हमारे जो चीजें हैं वो फुलफिल हो पाए। दूसरा, स्टैब्लिशिंग इट्स लीडरशिप पोटेंशियल। हमारे जो इस इंडियन ओशन में जो लीडरशिप पोटेंशियल्स है, उस लीडरशिप पोटेंशियल्स को हम कहीं ना कहीं एक्सेल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं ये रीजन में एक लीडर के तौर पे उभरे। ये आप देखिएगा कि दूसरा ये है कि एक तो दूसरा हम चाहते हैं कि यहाँ पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हम बने यहाँ पर, एंड फुलफिलिंग इंडियाज विजन्स ऑफ ए रूल बेस्ड एंड स्टेबल मैरीटाइम ऑर्डर इन द इंडियन ओशन रीजन। तो इंडियन ओशन रीजन में बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर या इस रीजन में एक रूल बेस्ड स्टेबल मैरीटाइम ऑर्डर हो, ना कि तानाशाह टाइप का। दूसरा, इट विल हेल्प इंडिया टू कंसोलिडेट इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मतलब यहां से लेके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक, तो यहां तक हम चाहते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस हो। दूसरा, IONS can be used to counterbalance the increasing presence of China in the region। चाइना के कुछ जो प्रेजेंस है यहाँ पर, उसको काउंटर बैलेंस की तरह भी हम चाहते हैं इसको काउंटर किया जाए थ्रू दिस इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। तो ये बहुत बड़ी बात है, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम के थ्रू हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो चीजें इस रीजन में हम काउंटर बैलेंस कर सके, एंड सम वे और अदर वी कैन कंट्रोल दिस रीजन। नेक्स्ट, अगर बात किया जाए, इंडियन ओशंस में और भी कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं जिसको हम लोग इनिशिएटिव्स एसोसिएटेड विद IOR। जैसे कि सबसे पहला जो ग्रुप है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसको IORA बोला जाता है, एंड द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997। इसको 1997 में हमने बनाया था। इसका मेन एम है टू स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द इंडियन ओशन रीजन, पहला। दूसरा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडियन ओशन कमीशन है, और रिसेंटली इंडिया हैज बीन अप्रूव्ड एज ऑब्जर्वर ऑफ द इंडियन ओशन कमीशन। इट इज ए इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट कोऑर्डिनेट्स मैरीटाइम गवर्नेंस इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशंस। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जहां पर हम साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशंस की गवर्नेंस वगैरह या मैरीटाइम को जो ये कोऑर्डिनेट करते हैं। तीसरा जो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, जिसका नाम है सागर, और इसके बारे में बात किया जाए तो इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। और सागर के थ्रू इंडिया सीक्स टू डिपेंड इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद इन इट्स मैरीटाइम नेबर्स एंड असिस्ट इन बिल्डिंग देयर मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज। चौथा और आखिरी जो है वो है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, और द आइडिया ऑफ एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इमर्ज इन द जॉइंट डिक्लेरेशन इशूड बाय इंडिया एंड जापान इन 2016। 2016 में इंडिया और जापान ने जो जॉइंट डिक्लेरेशन दिया था। AAGC के बारे में बोला जाता है, इट इज रेज्ड ऑन 4 पिलर ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि सबसे डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन प्रोजेक्ट, जैसे कि क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल कनेक्टिविटी, इनहेंसिंग कैपेसिटीज एंड स्किल्स एंड पीपल टू पीपल पार्टनरशिप। तो ये कुछ 4 पिलर्स हैं जिसके बेसिस पर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर को बनाया गया है। तो देखिए, आमतौर पे आने वाले टाइम में इंडियन ओशन रीजन एक मेजर एरिया होगा जहां पर मोस्ट ऑफ द बिगर पावर वांट्स टू गेन एज, और इसमें इंडिया को कहीं ना कहीं अपने एज को बना के रखने की जरूरत है, बिकॉज इंडिया का इसमें बहुत सारे इंटरेस्ट लगे हुए हैं। चलते हैं अपने अगले न्यूज में। हमारा अगला न्यूज है द लीफ कोalitions। रिसेंटली लीफ कोalitions को इनिशिएट किया गया था। क्या है थोड़ा समझते हैं। लीफ कोalitions का अगर फुल फॉर्म बोला जाए लीफ का, तो इसका मतलब होता है लोअरिंग इमिशंस बाय एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंसेस।
मतलब कि इमिशन को कम करने के लिए हम फॉरेस्ट को फाइनेंस करेंगे ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट को ग्रो कराया जा सके। It is a this coalition was announced at the Leader Summit on Climate 2021। तो Climate 2021 जो Leader Summit हुई थी उसमें इसको अनाउंस किया गया है, and through this announcement we peoples want to increase the forest cover। कंसेप्ट ये है कि द लीफ कोलिशंस विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर पब्लिक प्राइवेट एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड इंटेंड टू मोबिलाइज एटलीस्ट यूएस $1 billion इन फाइनेंसिंग टू कंट्रीज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग देयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ये जो पैसे होंगे ऐसे कंट्रीज को फाइनेंस किए जाएंगे जो चाहते हैं अपने एरिया में फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना। तो ये एक तरह से क्या होगा, उनको हेल्प होगा सो दैट दे कैन हेल्प इन दिस पर्टिकुलर रीजन्स। नेक्स्ट अगर बात किया जाए लीफ कोलिशंस के बारे में, तो इट इज ए कलेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द यूएसए, यूनाइटेड किंगडम एंड नॉर्वे। आमतौर पे ये 3 कंट्रीज के गवर्नमेंट का एक कोलैबोरेशंस है। एज इट इज ए पब्लिक प्राइवेट एफर्ट्स दस ऑल सपोर्टेड बाय ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस लाइक यूनिलीवर, अमेजन, नेस्ले, एयरबीएनबी एक्सेट्रा। तो ये कुछ कंपनीज भी सपोर्ट करती है। And a country willing to participate will need to fulfill certain predetermined conditions laid down by the coalitions। तो ये कुछ conditions है जिसको आपको fulfill करना पड़ेगा, then only you can participate here। इसके फाइनेंशियल सपोर्ट्स की अगर बात किया जाए तो फाइनेंशियल सपोर्ट्स में आमतौर पे कहा यह जा रहा है कि it will be a result based financial model with financial model and will be used in leaf। मतलब ये result based होगा। अगर आप अच्छा काम किए हो, आपके फॉरेस्ट ग्रोथ हुए हैं, then only you will be giving फंड या फाइनेंसेस। नेक्स्ट बात यह है कि द मॉडल वीज ऑन वर्क बाय द एनवायरमेंटल डिफेंस फंड्स ओवर 2 decades in coalitions in collaborations with the indigenous communities, forest peoples, Brazilians and US NGOs and other partners to protect the Amazon and tropical फॉरेस्ट ग्लोबली। तो मोस्टली ये अमेजन से रिलेटेड है, बट बाकी जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसकी प्रोटेक्शन की भी बात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो द परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड अगेंस्ट द ट्रीज स्टैंडर्ड। ट्री का स्टैंडर्ड क्या है, और ये जो स्टैंडर्ड मेजर होगा रीड प्लस इन्वायरमेंटल एक्सीलेंस स्टैंडर्ड के थ्रू। तो ये कुछ प्रोविजंस है लीफ कोलिशंस की। इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहला है कि ये इट इज ए प्लेटफॉर्म फॉर प्राइवेट लीडरशिप। द गोल ऑफ नेट जीरो इमिशंस, ऑब्वियस बात है, जो नेट जीरो इमिशंस जो कंट्रीज ने स्टार्ट किए हैं उसको अचीव करने के लिए सारे कॉन्सेप्ट लाए जा रहे हैं। एंड कहा यह जा रहा है कि नेट जीरो इमिशंस तब तक कैनॉट बी अचीव्ड रीच्ड विदाउट बोल्ड लीडरशिप फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर्स एंड कमिटमेंट टू लिवरेज इट्स स्किल, investment capacities and political powers to build a more sustainable, resilience and equitable future। दूसरा, जो कार्बन सिंक है उसको इंक्रीज किया जाना चाहिए, जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और मैसिव कार्बन सिंक, एंड बाय इन्वेस्टिंग इन देयर प्रोटेक्शंस पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेयर्स आर लाइकली टू स्टॉक अप on their carbon credits and it will help in achieving nationally determined contribution। जो nationally determined contribution है पेरिस एग्रीमेंट में था, उसको यहां से अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें रीड के भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना पड़ेगा। दूसरा, इट विल सॉल्व डेवलपमेंटल वर्सेस इकोलॉजिकल कमिटमेंट है। डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल कमिटमेंट दोनों संग संग चले, उसके लिए भी ये इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। एंड इट आल्सो हेल्प इन कॉम्प्लीमेंट्स अदर ग्लोबल गोल्स। अदर दूसरे जो ग्लोबल गोल्स है उसको भी कहीं ना कहीं इस प्रोविजंस या इस इनिशिएटिव के थ्रू अचीव किया जा सकता है। इसमें एंडिंग ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लॉस बाय 2030 इज वाइटल टू अचीव ग्लोबल क्लाइमेट, biodiversity and sustainable development goal, as well as sustaining the well-being and culture of indigenous peoples and other forest communities। तो ये कुछ provisions है इसके हमारे जो लीफ कोलिशंस के। इंडिया में सिनेरियो क्या है, देखिए अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया का टोटल फॉरेस्ट इज 24.56% ऑफ द जोग्राफिकल एरियाज ऑफ द कंट्री, और इसको ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने इसको इनिशिएट किया था। उन्होंने कहा कि इंडिया लॉस्ट नियरली 38.5 thousand hectares ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बिटवीन 2019 and 2020, मेकिंग अप नियरली 14% लॉस ऑफ द ट्री कवर। Meanwhile, the tropical forest area in India fell by 0.38% and also a 0.67% decrease in tree cover has also been recorded across the country in the same period। मिजोरम को सबसे ज्यादा इसमें डिक्रीज हुआ है इन फॉरेस्ट एरिया विद लॉस ऑफ 47.2 thousand hectares
फॉलोड बाय मणिपुर, असम, मेघालय एंड नागालैंड। तो ये कुछ कंट्रीज हैं। तो अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट में तो मिजोरम, फिर मणिपुर, फिर आसाम, फिर मेघालय एंड फिर नागालैंड, इसमें इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ये फॉरेस्ट क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट, हमारे कंजर्वेशन इस एफर्ट्स बहुत सारे चल रहे हैं ताकि हम अपने फॉरेस्ट को बचा सकें। जैसे पहला जो कंजर्वेशन एफर्ट है, इंडिया का फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 का, दूसरा जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का, तीसरा हमने कैंपा फंड बना रखा जिसको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी बोला जाता है, और कुछ हमने लेजिस्लेशन भी बना रखे हैं लेजिस्लेचर, जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया, दूसरा कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 एंड थर्ड जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फोर्थ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये कुछ लेजिस्लेशन है और ये कुछ इनिशिएटिव है जो हमने स्टार्ट किया था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है हीट डोम से रिलेटेड। रिसेंटली आपने सुना होगा कि कनाडा में अभी हीट वेव्स चल रहे हैं और उसके चलते बहुत सारे लोग मर गए हैं। अचानक कनाडा में ये क्या मसला हो गया कि यहाँ पर हीट वेव चलने लगी जबकि ये ठंडा इलाका है। अगर बोला जाए कनाडा में आखिर मसला क्या है, तो बेसिकली हुआ ये है कि रिसेंटली द पैसिफिक नॉर्थवेस्ट एंड सम पार्ट ऑफ द कनाडा रिकॉर्डेड टेम्परेचर अराउंड 47 डिग्री सेंटीग्रेड। 47 डिग्री सेंटीग्रेड वहां पर टेम्परेचर हो गई है, कॉजिंग ए हिस्टोरिक हीट वेव। वहां पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, बट 47 इज टू मच। इवन ये भी कभी कभी न्यूज आई है कि 61 तक हो चुका है कहीं कहीं। तो ये अजीब है। एंड दिस इज अ रिजल्ट ऑफ फेनोमेना रिफर्ड टू एज हीट डोम। इसको हीट डोम बोला जाता है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कनाडा के ऊपर में एक हीट डोम टाइप का स्ट्रक्चर बन चुका है, जिसके चलते हीट यहीं पर ट्रैप हो गया है और हीट बाहर उड़ नहीं रहा है। क्या है थोड़ा समझते हैं। ये जो फिनोमेना है बिगिंस व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चेंज और ग्रेडियंट इन ओशन टेम्परेचर। अगर ओशन टेम्परेचर में स्ट्रॉन्ग चेंज और ग्रेडियंट इंक्रीज या प्रोसेस में चेंज होता है, इन दिस प्रोसेस नोन एज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन बेसिकली जो होता है क्या, मॉइस्चर्स वगैरह ऊपर उठते हैं, and the gradient causes more warm air heated by the ocean surface to rise over the ocean surface। obvious बात है, टेम्परेचर होगा तो ओशन सरफेस से हीटेड वाटर वगैरह राइज करेगा। As prevailing winds move the hot air east, अब obvious सी बात है hot air को east की तरफ में एक prevailing wind move करा रही है, and the northern shift of the jet stream trap the air and move it towards land। और जबकि ये northern वाला ये जो वहां ना छोड़ के जमीन तक ये पहुंचा दे रहा है ये jet stream। तो इसके चलते हो क्या रहा है कि वेयर इट सिंक्स रिजल्टिंग इन द हीट वेव्स। अब ऑब्वियस बात ये पूरे जो गर्म एयर यहाँ जो जनरेट हो रही है, ये गर्म एयर को ये आपके जेट स्ट्रीम वगैरह लाकर लैंड में पहुंचा दे रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर एक हीट का फवारा मतलब हीट का एक ब्लॉक बन चुका है। जेट स्ट्रीम्स आर रिलेटिवली नैरो बैंड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द अपर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसे कि आपको मालूम होगा जेट स्ट्रीम एक रिलेटिवली नैरो बैंड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड होता है, हाई स्पीड से मूव करता है, एंड द विंड ब्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन जेट स्ट्रीम बट द फ्लो ऑफन शिफ्ट टू द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न। तो शिफ्ट होने के चलते नॉर्दर्न और साउदर्न ITCZ अगर शिफ्ट होता है तो वो भी कहीं ना कहीं नॉर्दर्न या साउदर्न डायरेक्शंस में मूव करता है। दूसरी अगर बात किया जाए तो दिस स्ट्रॉन्ग चेंजेस इन द ओशियन टेम्परेचर फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट इज द रीजन ऑफ हीट डोम। और यही क्या है आपके हीट डोम का मेन रीजन है, क्योंकि यहाँ पर एक जो हीट है ना ट्रैप हो गया है इस पूरे रीजन में। दूसरा, द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन टेम्परेचर हैव इंक्रीज्ड द पास्ट फ्यू डिकेड्स एंड आर रिलेटिवली मोर देन द टेम्परेचर इन द ईस्टर्न पैसिफिक। ठीक है। दूसरा, हीट मतलब अगर हीट डोम के बारे में बात किया जाए तो इट आल्सो प्रिवेंट्स क्लाउड फ्रॉम फॉर्मिंग अलाउइंग फ्रॉम मोर रेडिएशन फ्रॉम द सन टू हीट द ग्राउंड। यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी होता है कि क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा यहाँ पर स्टेबल रहता है तो यहाँ पर क्लाउड का भी बहुत ज्यादा फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिसके चलते सूरज की रोशनी आती है और ये एरिया को और ज्यादा गर्म करती है। दूसरा, the heat dome is effectively what it sounds like, an area of high pressure that spark over a region like a lid or on a pot, trapping heat. They are more likely to form during La Nina years like 2021 when waters are cooled in the eastern Pacific and warm in the western Pacific। तो ये ला लीना के चलते भी कभी कभी होता ही और मसला। ला लीना हम किसी और वीडियोस में समझेंगे, बट यहाँ पर अब असल में हुआ क्या है कि एक तरफ पूरी तरह से ट्रैप हो गया है हीट और वो वहीं पर है, मूव नहीं कर पा रहा, जिसके चलते और भी दिक्कत यहाँ पर हो रही है इस रीजन में।
नेक्स्ट अगर आगे बढ़ा जाए तो हीट वेव्स इज ए पीरियड ऑफ abnormally high temperature more than normal maximum temperature that last for more than 2 days. Heat waves typically occur between March and June and in some rare cases even extend till July. Heat waves can occur with or without high humidity and have the potential to cover a large area, exposing a high number of people to hazardous heat. यही आज हो रहा है कनाडा में। दूसरा, ह्यूमन के ऊपर में क्या इफेक्ट होता है? वेट बल्ब टेम्परेचर के थ्रू इसको मेजर किया था। एज लॉन्ग एज द बॉडी इज प्रोड्यूसिंग स्वेट व्हिच इज देन एबल टू इवेपोरेट क्विकली, द बॉडी विल बी एबल टू रिमेन कूल इवन ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर। देखिए आमतौर पर क्योंकि हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं और हमें होता क्या है कि जब भी हीट हमें गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, स्वेटिंग करते हैं। तो स्वेटिंग करने से हमें ठंड, हमारी बॉडी अपनी टेम्परेचर को लोअर डाउन करती है। बट यहाँ पर मसला कुछ और हो रहा है क्योंकि स्वेटिंग नहीं हो रही है। Wet bulb temperature is a limit that consider heat and humidity beyond which human cannot tolerate high temperature. Temperature beyond wet bulb temperature can cause heat-related illness, including heat stroke, heat exhaustion, sunburn, and heat rashes. Sometimes it can even prove fatal. तो इसी के चलते बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी है। ये कुछ हीट वेव है जो हमने अभी डिस्कस किया, बस वही है। ये जो आपको चीजें तो बताई जा रही थी वही है। यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है और जिसके चलते ये पूरे एरिया में क्या हो रहा है, एक तवे की तरह ये काम कर रहा है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ हीट डोम। अगर देखा जाए तो दोज लिविंग विदाउट एन एयर कंडीशनर सी द टेम्परेचर ऑफ देयर होम राइजिंग टू अनबेरेबली हाई लीडिंग टू सडन फैटेलिटीज, जिसके चलते लोग अधिकतर समय अपने समुद्र पे बिता रहे हैं। The trapping of heat can also damage crops, dry out vegetation and result in drought. ये drought भी ला सकता है। The sweltering heat waves will also lead to rise in energy demand, especially electricity, leading to pushing up rates. Next, heat domes can also act as fuel to wildfire. ये wildfire भी ला सकता है क्योंकि ये पत्ते सूख चुके होते हैं और थोड़ी सी चिंगारी पूरे को आग लगा सकती है। और इसी के चलते हीट यूएसए में अधिकतर हर साल कहीं ना कहीं आग लगती है। क्लाइमेट चेंज और हीट डोम से भी रिलेशन है अब, क्योंकि आज ऑब्वियस बात है क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसके चलते चीजें एबनॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस हो रहे हैं। The weather scientist has been highlighting the effect of climate changes on more extreme heat waves, and according to 2017 NOAA, जिसको हम लोग नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला था, उनके सर्वे के अकॉर्डिंग एवरेज यूएस टेम्परेचर हैज इंक्रीज सिंस द late 19th century. However, scientists are usually wary of linking climate change to any contemporary events, mainly because of the difficulty in completely ruling out the possibility of the events have been caused by some other reasons or being a result of natural variability. कभी-कभी ये natural variability हो सकता है, कभी-कभी other reasons भी हो सकते हैं, बट इसीलिए जो साइंटिस्ट है वो इसको रूल आउट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस है आपके हीट डोम से। फिलहाल कनाडा में अभी तो कुछ दिन तक राहत नहीं मिलने वाला क्योंकि अभी ये हीट डोम्स कुछ दिन और वहां वेट करेगा या रहेगा, जिसके चलते और भी परेशानियां लोगों को होगी। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है रिसेंटली फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम इंडियन रेलवे ने बनाया है और बेंगलुरु में। तो समझते हैं थोड़ा क्या है ये। प्रोविजंस ये है कि रिसेंटली इंडियन रेलवे हैज ओपन द फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम एट बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। और अगर देखा जाए तो उस रेलवे स्टेशन का नाम है क्रांतिवीर संगोली रायना रेलवे स्टेशन, जिसको हम लोग बेंगलुरु रेलवे स्टेशन ही बोलते हैं। और ये पहला स्टेशन बना है जहां पर मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम है। जैसे आप समझ सकते हो फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम मतलब एक टनल की तरह है और वहां पर कुछ एक्वेरियम जैसे फिशेस वगैरह रखे गए हैं। The aquarium has been opened by the Indian Railway Station Development Corporations Limited (IRSDC) in collaboration with HNI Aquatic Kingdom. और the aquarium is a one of its kind aquatic park based on the Amazon River. ये Amazon River की थीम पे बना हुआ है of South American concept. ये बेसिकली अगर बोला जाए तो ये 12 फीट का लॉन्ग एक्वेटिक किंगडम है। फर्स्ट पालुडेरियम विवेरियम दैट इनकॉर्पोरेट्स बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एलिमेंट्स विथ मायरेट फ्लोरा एंड फौना। इट इज होम टू वेरियस एक्वेटिक एनिमल्स सच एज एलिगेटर, gar, ringings, stingray, shark, lobster, snails, shrimps, and the aquarium is adorned with natural rocks and splashed of driftwood artificial coral rocks. इसको 1.2 करोड़ की लागत से बनाया गया और इसका एम है टू इनहांस द पैसेंजर एक्सपीरियंस एट द स्टेशन। तो एक सुहावना एहसास देने के लिए ही बनाया गया है पैसेंजर्स को। एंड इट इज ऑल्सो एम्ड एट इम्प्रूविंग रेवेन्यू अर्निंग फॉर इंडियन रेलवे। अब क्योंकि अभी कोरोना और कोविड के चलते बहुत सारे इंडियन रेवेन्यूज की भी अर्निंग वगैरह नहीं हो रही थी, जिसके चलते इसके थ्रू भी अगर लोग अगर आते हैं या इस तरह की चीजें होती है
तो हेल्प मिलेगा इंडियन रेलवे को। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो इट इज ऑल्सो एजुकेशनल इन ए वे दैट इज अ लाइफ साइज किंगडम ऑफ फिशेस कैन बी एक्सपीरियंस्ड हियर। तो मतलब बड़े बड़े फिशेस को भी देखा जा सकता है यहाँ पर। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है रिसेंटली न्यू सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स डिस्कवर्ड किया गया है। जैसे आपको मालूम होगा कि LIGO कुछ सालों पहले बनाया गया था फॉर द डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। और ग्रेविटेशनल वेव्स वह एक रिपल इफेक्ट होता है या रिपल वेव्स होती है जो जनरेट होती है किसी बड़े आपके जो फेनोमेना होते हैं जैसे कि बर्स्ट ऑफ ए न्यूट्रॉन स्टार या कोलिजन्स ऑफ ब्लैक होल्स। तो उसके चलते जो स्पेस टाइम में फैब्रिक में एक डिस्टॉर्शंस जो क्रिएट होती है इस बड़े बड़े फेनोमेना के चलते, वहीं से ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होता है। और इसी ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए LIGO बनाया गया था। इसी LIGO ने रिसेंटली कुछ अदर सोर्सेज भी डिटेक्ट किए हैं ग्रेविटेशनल वेव्स के। क्या है न्यूज, थोड़ा समझते हैं। रिसेंटली LIGO साइंटिस्ट कोलैबोरेशंस हैज मेड द डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स फ्रॉम अ पेयर ऑफ न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल्स मर्जर। जैसे हमने कहा कि दो ब्लैक होल के मर्जर के चलते नया ग्रेविटेशनल वेव जनरेट हुआ है। The reverberation from these two objects were picked up using a global network of gravitational waves detector, जिसको हम लोग LIGO बोलते हैं। और इस LIGO के चलते बहुत ये वेव्स को डिटेक्ट किया गया है using a global network of gravitational waves detector, the most sensitive scientific instrument ever built। दूसरा अगर बात किया जाए तो ये जो LIGO है, until now the LIGO जिसको वर्गो collaborations was only able to observe collisions between pair of black holes or neutron stars and the neutron stars and आप देखा जाए तो ब्लैक होल्स के मर्जर इज ए हाइब्रिड कोलिजन्स। नॉर्मली आमतौर पे देखा जाता है कि दो ब्लैक होल्स के बीच में कोलिजन्स या न्यूट्रॉन स्टार के बीच में कोलिजन से निकलते हैं, बट ये एक नया इंसिडेंस है जहां पर ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के कोलिजन से ये आपके वेव्स जनरेट हुए हैं। तो यूनिक फेनोमेना है ये ग्रेविटेशनल वेव्स। जैसे हमने बताया दीज आर इनविजिबल रिपल्स, जैसे आपको ये दिख रहा है ये रिपल्स है। यही रिपल्स को हम लोग ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं, जहां पर दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में कोलाइड करते हैं। इनके कोलिजन्स के चलते जो चीजें जो रिपल्स निकलते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स। बेसिकली कब होता है, व्हेन ए स्टार एक्सप्लोड्स इन अ सुपरनोवा, जब एक स्टार एक्सप्लोड करता है, या टू बिग स्टार्स ऑर्बिट ईच अदर, या टू ब्लैक होल्स का मर्जर, या न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स का मर्जर, ये भी ब्लैक होल्स जनरेट करता है। दे ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट, ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। एंड स्क्वीज एंड स्ट्रेच एनी टाइम इन देयर पाथ, ये स्क्वीज भी कर सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं। As a gravitational waves travel through space-time, it causes it to stretch in one direction and compress in other directions। तो एक जगह stretch कर रही है, अदर दूसरी जगह compress कर रहा है। Though very slightly, which can only be detected by a specialized device like LIGO। तो LIGO का यही काम होता है इस gravitational waves को डिटेक्ट करने का। जैसे कि ये मोस्टली आमतौर पे ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए LIGO बनाया गया है। इंडिया उसी के तर्ज पर इंडिगो बना रहा है। और ये LIGO या इंडिगो ही क्या करते हैं, इस ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज कर लिए अगर कहीं दूर गैलेक्सीज में अगर कहीं किसी भी तरह का ब्लैक होल्स या दो सुपरनोवा या ये सुपरनोवा का या किसी दो न्यूट्रॉन स्टार का अगर कोलिजन्स होता है तो उसके चलते स्पेस टाइम फैब्रिक में एक तरह का रिपल क्रिएट होगा। ये रिपल क्या होता है, दूर स्पेस में ट्रेवल करते करते हमारे इस डिटेक्टर्स पे धरती पर जो LIGO बनाया गया है, ऐसे करीब 4 या 5 LIGO बनाए गए हैं और उसी LIGO को आकर वो डिफेक्ट करते हैं या इफेक्ट करते हैं, जिसके चलते ये लेजर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट अरेंजमेंट होता है जहां पर दो लेजर्स बीम सेंड किए जाते हैं बाइफरकेटिंग दोस लेजर्स इनटू टू डायरेक्शंस। और अगर कोई ग्रेविटेशनल वेव्स होता है तो इस एरिया में इस रीजन्स में डिस्टॉर्शन होता है और ये जो आपके लेजर बीम्स होते हैं वो आके इफेक्ट करते हैं या एक जगह डिटेक्ट होते हैं। अगर ये डिटेक्ट होता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पर ग्रेविटेशनल वेव्स की प्रेजेंस है। तो अगर
इफेक्ट डिटेक्ट होता है, इट मींस देयर इज ए आपका ग्रेविटेशनल वेव्स। अगर डिटेक्ट नहीं होता है तो इट मींस देयर इज नो ग्रेविटेशनल वेव्स। आमतौर पे ये दोनों लेजर्स क्या होते हैं, जैसे सपोज करिए यहां से एक लेजर हमने सोर्स सेंड किया, बीच में स्प्लिटर होता है, एक इस डायरेक्शन में भेजा, एक इस डायरेक्शन में भेजा, यहाँ पर मिरर लगे होते हैं, ये मिरर वापस ये रिफ्लेक्ट करके ये लेजर को वापस सेंड करते हैं। ये जो लेजर आएंगे अगर कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं हुआ तो ये लेजर्स क्या करते हैं, आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं, और यहाँ पर जो सेंसर होता है उस पर कोई लेजर का प्रेजेंस नहीं आता है। बट अगर ये कहीं डिस्टॉर्ट हुआ, ये डिस्टॉर्शन हुआ, तो ये लेजर बीम का जो डायरेक्शंस कहीं चेंज होता है और इट विल कम एंड बी डिटेक्टेड इन द सेंसर्स, जिसके चलते ये मालूम चलता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये ग्रेविटेशनल वेव्स का इफेक्ट है। अब दुनिया में 4-5 जगह बनाई गई है, इससे ये रूल आउट किया जा सकता है कि ये जो कहीं डिटेक्शंस कहीं किसी अर्थक्वेक के चलते तो नहीं हुए, क्योंकि एक ही संग इतने जगह अर्थक्वेक होना थोड़ा मुश्किल है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो काइंडली सेंड मी इन द कमेंट, वी विल डिस्कस दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट अगर बात किया जाए थ्योरी और डिस्कवरी की, तो इट वाज प्रपोज बाय, इसको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था इन हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ओवर अ सेंचुरी एगो। एंड हाउएवर द फर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव्स वाज एक्चुअली डिटेक्टेड बाय लिगो ओनली इन 2015। तो 2015 में इसको डिटेक्ट किया गया था। आपको दिख रहा होगा ये लेजर जो सेंड किया जा रहा है, ये स्प्लिटर है, वो जाके ट्रेवल करता है, वापस रिफ्लेक्ट करके आता है, और अगर यहाँ पर डिटेक्ट होता है तो इट मींस देयर इज ए फोटो डिटेक्टर, तो इट मींस देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। डिटेक्शन टेक्निक जैसे हमने बताया, एज द टू कॉम्पैक्ट एंड मैसिव बॉडीज ऑर्बिट अराउंड ईच अदर, दे कम क्लोजर एंड फाइनली मर्ज ड्यू टू द एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स. Gravitational wave signals are buried deep inside a lot of background noise. To search for a signals, scientists uses a method called matching filtering. In this method, various expected gravitational waveform predicted by Einstein's theory of relativity are compared with the different chunks of data to produce a quantity that signifies how well the signal in the data, if any, matches with any one of the waveform. Whenever this match is in technical terms, signal to noise ratio or SNR is significant larger than 8, an event is said to be detected. तो 8 से ज्यादा होता है तो उसको मान लिया जाता है कि हाँ डिटेक्ट हुआ है. Observing an event in multiple detectors separated by thousands of kilometers almost simultaneously gives scientists increased confidence that a signal is of astrophysical origin. ताकि astrophysical origin है, ना कि वो किसी अर्थक्वेक के चलते आया हुआ है. होप आपको एक सारा कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा. इट्स बिट डिफिकल्ट, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो काइंडली सेंड अस इन द कमेंट. इसके ऊपर में हम एक अलग से लेक्चर डिस्कस कर लेंगे या बना लिया जाएगा, या इसको डिस्कस कर लिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट अगर बात किया जाए इंपॉर्टेंस क्या है इस डिस्कवरी का, तो ऑब्वियस बात है, ए न्यूट्रॉन स्टार हैज अ सरफेस एंड ब्लैक होल डज नॉट हैव. A neutron star is about 1.4 to 2 times the mass of the sun, while the other black hole is much more massive. Widely unequal mergers have very interesting effect that can be detected. दूसरा, inferring from data as of how often they merge will also give us clues about their origin and how they were formed. तो उनके origin के बारे में हम लोग समझ सकते हैं अगर उनके बारे में कुछ समझ पाए. This observation help us understand the formation and relative abundance of such binaries. तो ये जो observation होगा हमें confirm करेगा कि हाँ इस तरह की चीजें present है. दूसरा, neutron star are the densest object in the universe, so this finding can also help us understand the behavior of matters at extreme densities. And neutron star are also the most precise clock in the universe, and if they emit extremely periodic pulses. And the discovery of pulsar going around black holes could help scientists probe effect under extreme gravity. तो एक्सट्रीम ग्रेविटी में हम लोग इसको, हमारे साइंटिस्ट को कहीं ना कहीं टाइम मिलेगा ब्लैक होल्स के बारे में भी समझने में, जो सबसे बड़ी मिस्ट्रीज है. एट द एंड देखा जाए तो लिगो साइंटिफिक कोलैबोरेशंस कहां हैं, तो लिगो वाज LSC वाज फाउंडेड इन 1987, स्प्रेड ओवर 18 कंट्रीज. ध्यान रखिएगा 18 कंट्री में इसको बनाया गया है, एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट फोकस्ड ऑन डायरेक्ट डिटेक्शंस ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव्स. LIGO ऑब्जर्वेटरीज के बारे में बात किया तो LSC carries out the science of LIGO observatory located in Hanford, Washington and Livingston, Louisiana, as well as that of GEO 60 detector in Hanover, Germany. अदर ऑब्जर्वर भी है जैसे कि वर्गो पेरिस में है. वर्गो कोलैबोरेशन इज करंटली कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 650 मेंबर्स फ्रॉम 119 इंस्टीट्यूशन इन 14 डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड एंड स्पेन. उसके बाद कमोका ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर कागरा में है, और कागरा इज लोकेटेड इन कंबोई गिफू, जापान का है.
The host institute is the Institute of Cosmic Ray Research at the University of Tokyo. And this interferometer is underground and uses cryogenic mirror. It has 3 किलोमीटर आर्म्स, ये 3 किलोमीटर आर्म्स होती है। और अभी हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में हमारे इंडिया का ही बनने वाला है, जिसको हम लोग नाम देंगे इंडिगो। तो ये कुछ प्रोविजंस है लिगो से रिलेटेड। सो दैट्स ऑल फॉर डीएनए। एट द एंड हमारा वन लाइनर। सबसे पहला क्यूवेम्पू अवार्ड रिसेंटली ओडिया पोएट डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया है। ये क्यूवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 का। पांडा के बारे में बात किया जाए तो डॉक्टर पांडा born in 1944 is a poet and novelist from Odisha, and he also published 16 poetry collections and a novel, and he was presented the Gangadhar National Award in 2010 and Sahitya Academy Award in 1985। तो बहुत ही प्रेस्टिजियस फेलिसिटेटेड पर्सनालिटीज हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर सेक्टर। पीएमआई जो या परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ने इंडिया के जो इंडिकेट ये किया है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। So India has slipped to 41.8 point in June from 50.8 in May, moving below the 50 level, separating growth from contractions. नेक्स्ट, ताल वोल्केनो फिलीपींस में अभी थोड़ा अलर्ट जारी किया गया है और ये अलर्ट 5 लेवल स्केल पे दिया गया है। रिसेंटली द फिलीपींस इंक्रीज द अलर्ट लेवल ऑन ताल वोल्केनो टू लेवल 3 ऑन ए 5 लेवल स्केल आफ्टर ए फ्रीटोमैग्नेटिक eruptions occurred that generated darker grayish plume 1 किलोमीटर हाई। अब क्योंकि ये फ्रीटोमैग्नेटिक इरप्शंस हुआ है जिसके चलते ये कहीं ना कहीं एक डार्क ग्रेइश प्लूम बना है 1 किलोमीटर तक। ताल वोल्केनो और फिलीपींस। नेक्स्ट, 6 ईयर ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इंडियन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का 6 साल पूरे हो गए और इसको मार्क किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और जब एड्रेस कर रहे थे नेशंस को। तो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस्ड अ वर्चुअल इवेंट टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ 6 इयर्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने भारत को बहुत हद तक बदल दिया है, जहां पर एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि हमारे यहाँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या मोबाइल के थ्रू ट्रांजैक्शन, मनी का ट्रांजैक्शन या कैशलेस इकोनॉमी हमारी इंडिया बन पाएगी। और इसको सक्सेसफुल किया है ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने, तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं डीएनए के एक अलग सेगमेंट पे। तब तक के लिए शुक्रिया। And please do take care for yourself, and please do take vaccines as it protects us from the deadly coronavirus.